सब लोग। तो भाई मुझे पता है हेरिडिटी चैप्टर आते ही सब लोगों के मन में बहुत तरीके के डाउट्स आते हैं। मैम एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाना है, डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन कैसी रहनी चाहिए, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं कि इस वन शॉट में आपको सब कुछ मिलेगा और इसको आप फॉलो कर लेंगे तो मैं इसमें आपको ये भी सिखाऊंगी आपको आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके वन शॉट की। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषित अली एंड चलिए लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहला सवाल, मैम जो कहते हैं चैप्टर का नाम व्हाट इज हेरिडिटी। तो भाई आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग अपने मम्मी पापा जैसे दिखते होगे, एग्जैक्ट सेम नहीं होगे बट दिखते होगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भाई जो फादर है और मदर है, बेटी कुछ वैसे तो ज्यादातर ही अपने पापा जैसी दिख रही है बट कुछ फीचर्स इसमें अपनी मदर के भी आए हैं। तो यहां पर बेटा ऐसा कैसे हो रहा है, बच्चा अपने मम्मी पापा जैसा कैसे दिख रहा है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इज नोन एज हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब आप यहाँ खुद ही देखो, इसकी नाक इसके पापा जैसी है, इसकी आंखें भाई मान लेते हैं मम्मी जैसी है, आईब्रोज पापा जैसी हैं, लिप्स पापा, भाई अब तो थोड़ा मुझे शक सा हो रहा है मम्मी जैसी क्यों नहीं दिख रही। ठीक है, बट काफी कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाते हैं एंड वो पास ऑन होते हैं, विच इज हेरिडिटी। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच, वो प्रोसेस जिनसे ये कैरेक्टर्स बेटा जो है बच्चे के अंदर जाते हैं, वो प्रोसेस जिससे ये कैरेक्टर्स या ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। कहते हैं ना भाई तुमने अपनी इनहेरिटेंस में कितना पैसा मिला है, कितनी जायदाद मिली है, कितनी प्रॉपर्टी मिली है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी इनहेरिटेंस, कितना इनहेरिट किया आपने अपने माँ बाप से। ठीक है, क्या कैरेक्टर्स आए हैं आपके अंदर, वो प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड शब्द आता है वेरिएशन। ये चीज हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर भी पढ़ी थी। वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। भाई ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर कितने सारे स्किन कलर्स होते हैं। इंडिया में यूजुअली जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्राउन कलर के, अमेरिका साइड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्हाइट कलर के, अफ्रीका साइड होते हैं उन्हें ब्लैक कलर के। क्यों भाई इतना स्किन के शेड्स में इतना क्यों फर्क है, वाई इतना फर्क कैसे आया। तो भाई इतना फर्क इसलिए आता है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। बेटा हम सबका डीएनए काफी सिमिलर है बट कुछ परसेंट, दैट इज 0.1% अलग है, जिसकी वजह से बेटा हम सब अलग अलग दिखते हैं। तो हमारे कैरेक्टर के अंदर बेटा जो डिफरेंस है, सेम स्पीशीज, ये सारे ह्यूमंस हैं बट फिर भी भाई वेरिएशन दिख रहा है। ठीक है, बदलाव दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आप बेटा देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए गन्ने के खेत में जो होता है अलग अलग लेंथ्स में होते हैं। आई कलर आप देखेंगे कितने सारे कलर्स का होता है। आप हाइट में लोगों की डिफरेंस देख लेंगे, भाई आपके खुद के घर में कोई लोग होंगे 6'1", तो कोई भाई 5 फुटिया ही होगा, है ना। ईयर लोब, ये अपना कान का आप अभी देखना, कई लोगों का एकदम ऐसे अटैच्ड होता है, ऐसे चिपका हुआ, और कई लोगों का ऐसे फ्री ईयर होता है, जैसे आई हैव अ फ्री ईयर लोब, बट कई लोगों का ऐसे अटैच्ड ईयर लोब भी होता है। तो भाई हर किसी में वेरिएशन है, वी ऑल आर ह्यूमंस बट वी वेरिएट फ्रॉम ईच अदर। नाउ आता है द शब्द जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। नाउ मैम व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा, ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप पढ़ते हैं अबाउट स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस, कि भाई क्या कैरेक्टर्स आए आपके अंदर आपके मम्मी पापा से, आप में वेरिएशन कैसे, आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा की फोटोकॉपी क्यों नहीं लगते, कुछ तो फर्क है, आप अपने सारे भाई बहनों जैसे क्यों नहीं दिखते। बेटा एक्सेप्शन होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, उसके अलावा सब लोग एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं। ठीक है, हाँ पहचान जाते हैं लोग देख के कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तुम्हारा भाई बहन कौन है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, वेरिएशन होते हैं, कैरेक्टर्स मम्मी पापा से पास ऑन हुए हैं। तो बेटा इसकी जब हम स्टडी करते हैं इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे भाई, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज अ वेरी वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, दैट इज ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे थोड़े से बेसिक्स
क्योंकि बेटा जब हम क्रॉसेस बनाते हैं, चीजें करते हैं, हमें कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन जहां पे वर्ड्स की प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं एंड वो समझ नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैम व्हाट इज डीएनए? आपने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में भी पढ़ा है। डीएनए का फुल फॉर्म बता दो पहले तो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। ये बेटा एक मॉलिक्यूल है जिसके पास आपकी इंफॉर्मेशन है कि आपकी हाइट क्या होगी, आपकी आंखों कलर क्या होगा, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन आपके इस डीएनए के पास है। तो बेटा किसी से भी सीक्रेट छुपा लो, डीएनए से तुम नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि भाई डीएनए को तुम्हारी बॉडी के बारे में सब कुछ पता है। तो डीएनए को बेटा हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ह्यूमंस का डीएनए बेटा 2.2 मीटर लंबा होता है, मतलब क्या, मान लो यहां से यहां तक, मतलब काफी लंबा। ठीक है, दिस इज तो 1 मीटर, 2 मीटर, 2.2 मीटर लंबा होता है। तो मैम अगर ये इतना लंबा होता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर फिट कैसे होता है? तो यही चीज मैं आपको अभी दिखाती हूं कि मान लीजिए दिस इज अ डीएनए। मैम इतना लंबा डीएनए होता है तो ये बॉडी में कैसे फिक्स हुआ, ये हमारी बॉडी के अंदर फिट कैसे हुआ? अभी हम आपको बताएंगे कैसे फिक्स हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच का डिफरेंस। तो आइए मैं आपको पहले क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। तो बेटा क्या होता है, डीएनए ना आपके न्यूक्लियस में कभी ऐसे बिखरे हुए फॉर्म में है, अगर स्कैटर्ड फॉर्म में है, स्कैटर्ड फॉर्म में बेटा जब डीएनए होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ठीक है, मतलब मैंने इस डीएनए को ये ऐसे ही पड़ा हुआ, ऐसे बिखरा हुआ। ठीक है, ये ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, दिस इज स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। बट भाई अब घर में मम्मी रहती है तो मम्मी क्या करती है भाई, समेटा समाटी करती हैं। तुम तो कपड़े फैला देते हो अलमारी के, तो मम्मी क्या करती हैं, कपड़ों को फोल्ड करती हैं, राइट, ताकि अलमारी में प्रॉपरली वो फिट हो जाए। तो डीएनए भी क्या होता है, भाई मेरे ईयर प्लग्स खराब हुए ना, पेटीएम का स्कैनर लगा दूंगी वन शॉट के हैंड में। ठीक है तो भाई ये डीएनए एकदम कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, ताकि ये इजीली न्यूक्लियस में फिट हो सके। तो जब ये कंडेंस हो जाता है, तो ये जब कंडेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, is called as chromosome. ठीक है, the condensed form of DNA is called as chromosome. तो भाई हमने क्या किया, इसको फिक्स करने के लिए इसको कंडेंस कर दिया। तो क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज द स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस, फैला हुआ है न्यूक्लियस में, जैसे तुम अपने कपड़े फैला के रखते हो। पर क्रोमोसोम क्या, हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, पैक कर दिया अच्छे से उसको, एकदम ऐसे एकदम सुंदर सा बना के अलमारी में जगह बना रहे, वैसे ही डीएनए को भी जगह बनाने के लिए इसको एकदम फोल्ड किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, ताकि ये न्यूक्लियस में अच्छे से फिट रहे। ठीक है भाई, जीन्स, मैम व्हाट इज अ जीन, ये क्या होता है कैसे पता लगेगा जीन क्या है? तो बेटा जीन, अब आप ये देखिए, दिस इज अ डीएनए, आप देख ही सकते हैं डीएनए कैसा है। तो भाई डीएनए के आप ये सेगमेंट्स देखो, ये जैसे सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 2, 3, 4। तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए को बेटा कहते हैं जीन। यहाँ एक जीन है, यहाँ 2 जीन हो गया, ये सेगमेंट दूसरा जीन, ये तीसरा जीन, ये चौथा जीन। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं जीन। मान लो ये जीन कंट्रोल कर रहा है, ये जीन कंट्रोल कर रहा है मान लो आई कलर, ये जीन कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर, ये कंट्रोल कर रहा है हाइट। ठीक है, तो हर जीन बेटा एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन कहते हैं। तो ये इतना बड़ा डीएनए बेटा, इसके सेगमेंट को जीन कहते हैं। तो जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ डीएनए जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर कैरी करता है। तो ये रहा डीएनए, ये रहा सेगमेंट, इसे कहेंगे जीन, और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर कैरी कर रहा है कि भाई आपका स्किन का कलर कैसा होगा, आपकी आंख का कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी। फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है,
which is called as the functional unit of heredity, that is genes. इसी तरीके से बेटा ये जीन्स जो होते हैं ये अलग अलग जगह पे आपके क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पे। नेक्स्ट शब्द आता है बेटा एलील। मैम एलील क्या होता है? एलील को हम कहते हैं बेटा ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। वैसे तो बहुत लोग एलील और जीन को एक ही चीज बता देते हैं, बट इसको अगर आप थोड़ा डेप्थ में जानना चाहते हैं कि मैम व्हाट इज एन एलील, तो इस चीज को समझिए। मतलब है तो ये जीन ही, पर उसका ऑल्टरनेट फॉर्म। मैम मतलब आप कहना क्या चाहती हो, बताते हैं। मान लो बेटा ये रहे आपका क्रोमोसोम, यहां पर मान लीजिए अलग अलग एलील्स हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये बेटा जीन ए जो है ये है स्किन कलर का, तो इधर स्किन कलर है वाइट, इधर है ब्लैक। तो भाई स्किन कलर का क्या है, जीन है, बट स्किन कलर वाइट होगा कि ब्लैक होगा ये एलील्स हैं उसके, ठीक है, एलील्स। अब यहां पे देख लो, मान लो ये हाइट का जीन है, जीन बी इज ऑफ हाइट, तो ये मान लो हो गई, ये हो गई शॉर्ट हाइट, ये हो गई टॉल हाइट। तो भाई कौन सी होगी, शॉर्ट या टॉल, एलील हो गए। मतलब है तो ये जीन ही, बट उसका ऑल्टरनेट फॉर्म, ठीक है। तो भाई स्किन कलर का जीन हो गया, बट एलील क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, गोरा होगा कि काला होगा, दैट डिपेंड्स, ठीक है। वही चीज ईयरलोब फ्री होगा कि अटैच होगा, समझ गए, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं एक बार जीन और एलील में, आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जीन बेटा एक पोर्शन और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एक सर्टेन ट्रेट कैरी करता है, जैसे स्किन कलर, हाइट, बॉडी कलर। एलील क्या है, स्पेसिफिक और ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन है। जीन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेट दिखाने के लिए। एलील रिस्पॉन्सिबल है उसकी वेरिएशन दिखाने के लिए, जैसे स्किन कलर था ब्लैक होगा कि वाइट, ये बता रहा है, पर जीन क्या है उसका, वो जीन बता रहा था, ठीक है। पेयरिंग, जीन्स बेटा पेयर में अकर नहीं करते हैं, पर एलील्स तो पेयर में थे, हमने देखा एलील्स तो पेयर में प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल आई कलर, हेयर लाइन, पर आंख ब्लू होगी, बाल ब्लॉन्ड होंगे, आपकी हेयर लाइन कैसी होगी, वो सब चीजें आपके एलील्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए नाउ आता है एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चीज आप क्लास 9th में भी पढ़ते हो कि सोमैटिक सेल और भाई आपके जर्म सेल में क्या डिफरेंस है। तो सोमैटिक सेल होते हैं बेटा आपके नॉर्मल बॉडी सेल जो आपकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स क्या है, आपकी नॉर्मल बॉडी सेल जो आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी बॉडी की जनरल ग्रोथ करवा रहे हैं। जर्म सेल क्या होते हैं, जर्म सेल होते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे स्पर्म्स और एग्स। ये वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सोमैटिक सेल्स, वो सेल्स आपकी बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में एसोसिएटेड हैं, जैसे आप देख लो ये न्यूरॉन। वही बेटा वो सेल्स जर्म सेल्स जो आपकी बॉडी में क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए आते हैं काम में, जैसे एग्स और स्पर्म्स, ठीक है। चलिए अब आता है दो शब्द जिनके बीच में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम व्हाट इज हैप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड। तो भाई हैप्लॉइड क्या होता है, जब क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, भाई सिंगल है तुम्हारी तरह, बिल्कुल अकेला है जीवन में, हैप्लॉइड, ठीक है। मान लो भाई ये देखो एक एक में ये एक एक ही क्रोमोसोम है, सिंगल। हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, सिर्फ एक ही कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है। बट अगर भाई पेयर में हो, मिंगल हो गया भाई, गर्लफ्रेंड बन गई इसकी, तो भाई अब ये दो दो हो गए हैं, 2n से रिप्रेजेंट करोगे, 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, दो पेयर में हो गए, पेयर में हो गए इज डिप्लॉइड, सिंगल है तो हैप्लॉइड, ठीक है। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, देयर आर 2 सेट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। इसमें ऑल सेक्स सेल्स बेटा हैप्लॉइड, नॉर्मली हमारी बॉडी में हैप्लॉइड कौन होते हैं, जैसे स्पर्म्स, एग, उनकी प्लॉइडी होती है एन। पर हमारी बॉडी के बाकी जितने भी सेल्स हैं सारे बेटा डिप्लॉइड होते हैं, पेयर्स में अकर करते हैं। बेचारा स्पर्म बेटा सिंगल है, तभी तो एग से शादी करने के लिए जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, क्योंकि वो सिंगल है भाई। जाइगोट बनाते ही 2n हो जाते हैं, तो जब तक वो सिंगल है
इस वजह से बेटा स्पर्म्स और एग्स जो होते हैं सिंगल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। चलिए, नाउ कम्स द टर्म डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। आइए देखते हैं डोमिनेंट क्या होता है, विच विल ऑलवेज एग्जिबिट द ट्रेट। डोमिनेंट मतलब आपने हमेशा सुना होगा भाई, है ना, ये यार ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना बहुत डोमिनेंट, हमेशा अपनी चलाते हैं, हमारे ग्रुप में वही होता है जो ये लोग कहते हैं। इन लोगों ने कह दिया भाई आज गेम्स खेलने जाएंगे तो गेम्स खेलने जाएंगे, इन्होंने कह दिया आज मूवी जाएंगे देखने तो मूवी जाएंगे, ये लोग जैसा कहते हैं भाई वैसा होता है, क्योंकि ये लोग डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट क्या होता है बेटा, जो कैरेक्टर एग्जिबिट होगा हमेशा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट एलील ट्रेट विल ऑलवेज एग्जिबिट दैट ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल लेटर। अगर हमें डोमिनेंट को लिखना है, हम कैपिटल टी, हम वी डब्ल्यू, हम कैसे भी हम इन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं भाई रिसेसिव क्या है, जो बेटा कभी तो दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि यूजुअली बेटा जो लोग डोमिनेंट होते हैं वो रिसेसिव लोगों को दबा देते हैं जिंदगी में, ठीक है भाई। अगर कोई बहुत ही ऐसे ह्यूज बॉडी कोई डोमिनेंट है फुल, तो वह चूजे इंसान को तो मार ही देगा, दबा देगा। तो रिसेसिव ट्रेट बेटा दब जाता है। ऑर्गेनिज्म विद रिसेसिव एलील शो दैट द ट्रेट इफ डोमिनेंट एलील इज नॉट प्रेजेंट। अगर डोमिनेंट नहीं होगा तो ही रिसेसिव दिखेगा, वरना बेटा रिसेसिव दब के रह जाता है, ठीक है। रिसेसिव जो होते हैं एलील्स बेटा, इनको हम शॉर्ट लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी, स्मॉल टी, स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। चलिए, ठीक है, ये देखिए जैसे अब भाई ये है, दिस इज द कैपिटल टी, और ये मान लो स्मॉल टी, तो भाई तुम्हें लग रहा है ये जो केकड़ू है ये बच जाएगा इस बड़े भानुशाली आदमी से? नहीं बच पाएगा भाई। अब ये सोचो, ये मोटा आदमी इसके आगे खड़ा हो गया तो ये तो दब जाएगा। तो इसलिए बेटा अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव नहीं दिख पाता, रिसेसिव अकेला है तो दिख जाएगा भाई, वरना तो, ठीक है। अब आते हैं दो शब्द, दैट इज होमोजाइगस एंड हेट्रो। जहां बेटा होमो शब्द आ जाता है, होमो माने सेम सेम, तो होमो मतलब बेटा इंडिविजुअल विद सिमिलर जीन पेयर्स आर कॉल्ड एज होमोजाइगस। मान लो भाई ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर यहां कैपिटल टी है, यहां भी कैपिटल टी है, दिस इज होमोजाइगस। यहां पे कैपिटल टी है। हेट्रो माने बेटा डिफरेंट, मतलब यहां स्मॉल टी है, यहां कैपिटल टी है, अलग। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट नजर आ रहे हैं, दैट इज हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस इंडिविजुअल ओनली फॉर्म वन टाइप ऑफ गैमीट, क्योंकि भाई ये टी है तो ये बनाएंगे भी टी ही, ठीक है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ गैमीट, ये मोर देन वन टाइप ऑफ गैमीट बनाएंगे। ये कैपिटल टी भी है इनके पास, स्मॉल टी भी है, तो ये अलग टाइप का गैमीट बनाएंगे। इंडिविजुअल विद सिमिलर जीन पेयर, होमोजाइगस क्या होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये सब क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है, ये क्या है, होमोजाइगस है। इंडिविजुअल विद डिसिमिलर जीन पेयर्स आर कॉल्ड एज, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर इज हेट्रोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस। चलिए, अब ये आप देख सकते हैं, ये बेटा बी है विच इज होमोजाइगस, स्मॉल बी होमोजाइगस, ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। चलिए, अब आता है नेक्स्ट शब्द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है बेटा, भारी रूप से कोई कैसा दिख रहा है, भारी रूप से कोई लंबा दिख रहा है कि भारी रूप से कोई छोटा दिख रहा है, फिजिकल ट्रेट्स। फिनोटाइप इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका स्किन कलर ब्लैक है कि व्हाइट है, इसकी हाइट छोटी है कि बड़ी है, जो आप देख पा रहे हो, जो आप देख सकते हैं, दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है बेटा, आपकी जीन्स में क्या है, आपकी बॉडी के जेनेटिक्स में क्या है। जीनोटाइप आप देख नहीं सकते हो क्योंकि बॉडी के अंदर के जीन्स हैं, ठीक है, या आपके जीन्स में क्या इंफॉर्मेशन है, दैट इज जीनोटाइप, है ना, दैट इज जीनोटाइप। क्लियर? चलिए, अब आ जाइए, देखो मैं एक बार एग्जाम्पल भी देती हूं। मान लो कोई बंदा टॉल है, दैट इज अ फिनोटाइप, पर वो प्योर टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, कौन सा वाला टॉल है, ये जीनोटाइप बताता है,
ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक्वायर्ड बेटा क्या होते हैं, जो तुम अपनी जिंदगी में सीखते हो. जैसे जब मैं पैदा हुई उसके बाद मैंने सिंगिंग सीखी, डांस सीखा. मैं मेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बता भी नहीं रहा, मेरे को एक आता भी नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ भाई. ठीक है, कि मान लो भाई कोई बंदा, चलो रैंडम बंदा पैदा हुआ, उसने बड़े होकर डांस सीखा, कथकली सीखा, भरतनाट्यम सीखा, उसने शूटिंग सीखी, है ना. लड़का पैदा हुआ, उसने भाई 6 पैक एब्स बना लिए एक एज में. तो ये चीजें उसने जिंदगी में आने के बाद सीखी. ठीक है, उसने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी. वो इन चीजों को लेके पैदा नहीं हुआ था कि भाई पापा के भी 6 पैक एब्स थे, बच्चे के पैदा होते ही 6 पैक एब्स हैं. मम्मी डांसर थी तो बच्ची पैदा होते ही डांस करने लग गई, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी पास टू द प्रोजेनी. अगर आप एक अच्छे डांसर हैं, आप मान लीजिए आपके पापा आईआईटी से पास आउट है, ही इज एन आईआईटीएन, ही इज अ टॉपर, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, बट आप नहीं है, इट इज फाइन, बिकॉज वो कैरेक्टर्स आप में नहीं आएंगे. दैट आर एक्वायर्ड ट्रेट. डज नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द डीएनए. ये डीएनए से रिलेटेड नहीं है. दीज ट्रेट्स आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ. पैदा होने के बाद आप अपने एक्सपीरियंसेस से ये चीजें सीखते हैं, जैसे एक्वायरिंग नॉलेज, लूजिंग वेट. ठीक है, दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्वायर्ड ट्रेट्स. इनहेरिटेड क्या होते हैं बेटा, जो आपको आपके मम्मी पापा से आए हैं. ठीक है, ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन डीएनए. ऑफ कोर्स ये ट्रेट्स आपको आपके मम्मी पापा से आए हैं तो डीएनए से रिलेटेड हैं. These traits are possessed before birth. ये आपको बर्थ से ही मिले हुए हैं, मतलब पैदा होने से पहले ही आपकी बॉडी के अंदर हैं. जैसे आपका स्किन कलर, आपकी आंखों का कलर. हालांकि आप लेंस लगा के आंखों का कलर चेंज कर लेते हैं, बट भाई आपका जो शुद्ध आंखों का कलर है, जो बचपन से आपके पास है, वो आपके मम्मी पापा से आपको आया है. क्लियर है? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट. यही हम देख सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. जैसे भाई आपको मम्मी पापा से क्या आया, भाई भालू के फर कैसे होंगे, फूल का कलर कैसा होगा, आई का कलर कैसा होगा. दीज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक्वायर्ड, भाई मान लो आपको चोट लग गई, अरे भाई तुम्हारे पापा को चोट लग गई तो क्या तुम पैदा चोट के साथ हो गए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इसने पिंक हेयर करवा लिए भाई ने, भाई रॉकस्टार बनना चाहते थे, सपना था सिंगर बनेंगे, इन्होंने पिंक करा लिए बाल, तो भाई इसके पापा मम्मी के पिंक बाल थोड़ी है जो इसके हो गए, इसने खुद से कराए भाई. ठीक है, ईयर में आपने पियर्सिंग करा ली, भाई आपने इयररिंग्स पहन लिए. अब आपकी मम्मी मान लो 10 इयररिंग्स पहन रही, तो क्या आप पैदा हो गए 10 इयररिंग्स के साथ? नहीं. क्लियर है, एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं. चलिए हम इसी बात पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल. कि भाई वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल का क्या लेना देना. तो मान लो बेटा एक पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारी लाल कलर के कीड़े रहते हैं. तो भाई जो भी चिड़िया आएगी वो लाल कलर के कीड़ों को खाएगी, क्योंकि वो हरे पेड़ पे लाल कीड़े चमक रहे हैं. पर जब कीड़ों को लगा भाई समय के साथ हमें अपना रंग हरा करना चाहिए, ठीक है, तो उनमें वेरिएशन आई. अब जो पैदा होने लगे बीटल्स, वो हरे रंग के पैदा होने लगे. तो अब चिड़िया उन्हें नहीं देख पा रही है पेड़ में, तो उन्हें नहीं खा पा रही. तो वेरिएशन बेटा आपका सर्वाइवल भी बढ़ाते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस विच इज नॉट 100% एक्यूरेट. कभी भी बेटा 100% सेम डीएनए आपकी बॉडी में नहीं आता, आपके पेरेंट्स से अलग आता है. दे हेल्प इन इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव एंड पास दिस वेरिएशन टू देयर प्रोजेनी. ठीक है, वेरिएशन से बेटा डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं और वो हर इंडिविजुअल को एडवांटेजियस होता है. जैसे आप देखेंगे आजकल के जो मच्छर हैं उनको आप हिट से मारो नहीं मरते, आउल आउट पे तो भिनभिनाने लगते हैं, टंग टंग टंग, बल्ले बल्ले भाई नाच गाना करते हैं वो आउल आउट के ऊपर. तो अब क्यों, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं उससे, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. हिट लाओ, मॉर्टिन लाओ, दे आर लाइक हेलो कुछ नया ला भाई, मैं रेजिस्टेंट हो गया हूँ. चेंज ले आए हैं वो, अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने ऐसा किया है. क्लियर है, तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं. आइए देखते हैं हम भाई ग्रिगोर जो मेंडल हैं आपके, वेरी फेमस साइंटिस्ट यार. ही वाज born in 1822 till 1884. मेंडल जो थे बेटा, इन्होंने अपनी पढ़ाई एक मोनेस्ट्री के अंदर करी थी. ठीक है, was educated in a monastery, studied science and mathematics at University of Vienna. इन्होंने साइंस और मैथ्स में पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से. ये फेमसली ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था मटर के पौधे पे, पी प्लांट पे किया था, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं पाइसम सटाइवम. नेक्स्ट, he was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation. मैम क्या लाइन लिख देते हो यार आप भी.
तो भाई ये एक पहले ऐसे इंसान थे, एक सेकंड रुकेंगे सर, एसी चला दीजिए, एसी है ना। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने भाई ऑब्जर्व किया कि कोई पौधा टॉल है कि शॉर्ट है, वो जेनरेशन से इनहेरिटेंस पास कैसे हो रहा है। भाई सारे पौधे अपने मम्मी पापा वाले पौधे जैसे क्यों नजर आ रहे हैं, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, ऐसा क्या हो रहा है, व्हाट इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इनहेरिटेंस को स्टडी किया इन्होंने, ठीक है। दैट इज वाई ही इज अ ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट। भाई किसी ने इतना दिमाग लगा के वो चीज सोची, इज अ बिग ऑफ अ डील। फिर बेटा रूल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन क्या थे, इन्होंने बेटा रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स ह्यूमन बींग्स के अंदर बताया कि टू द फैक्ट दैट फादर और मदर दोनों से बेटा इक्वली कैरेक्टर्स बच्चे में आते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ चीजें अपनी मम्मी जैसी हैं, कुछ चीजें अपने पापा जैसी हैं, है ना। जैसे अभी मैं मेरे बारे में बताऊं, भाई मेरे पास भाई मेरे जो बालों का टेक्सचर है वो मम्मी जैसा है, मेरा स्किन कलर मम्मा जैसा गया है, हाइट पापा जैसी, तो इट इज लाइक मम्मी पापा से कैरेक्टर्स पास ऑन हुए हैं आप में, ठीक है। दिस मीन्स इक्वल ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बोथ पैटर्नल, दैट इज पापा की साइड से, मैटर्नल माने मदर की साइड से। तो हर इंसान में बेटा कुछ 50% चीजें मदर से आती हैं, 50% चीजें अपने फादर से आती हैं, ठीक है। वाई डिड, अब ये वाली चीज वैसे मैं एक और बार बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं भाई कि अगर कोई फीमेल है दैट इज दी मदर, और ये रहे भाई फादर, तो मदर ने क्या दिया भाई, मदर ने क्या दिया, मदर के पास बेटा क्रोमोसोम्स 23 थे इनके एग में, फादर के पास जो थे स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स थे 23, ये दोनों फ्यूज हुए तो बेटा जाइगोट बना जिसके पास थे 46 क्रोमोसोम्स, इसी से बेटा बेबी बनता है आगे जाके, राइट। तो 50% चीजें इधर से आई, 50% चीजें इधर से आई। अब हम देखते हैं, ये बेटा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भाई मेंडल ने मटर ही चूज क्यों किया, वाई ओनली मटर भाई साहब। तो भाई पहली चीज इन्होंने बोली कि यार इट इज इजी टू वर्क विद, इजीली उग जाता है, ठीक है, फटाफट इसके दाने उगने लगते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, जल्दी पैदा हो जाता है, जल्दी मर जाता है। सेकेंड, इजी टू ब्रीड, इसको आराम से इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये बहुत इजीली से इसमें पॉलिनेशन भी करा पा रहे थे। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, एक ही बारी में खूब सारे मटर अपने बच्चे बना लेता है, खूब सारे ऑफस्प्रिंग्स एक ही बारी में दे देता है। इजी टू ऑब्जर्व, पी प्लांट्स हैव इजीली ऑब्जर्विंग ट्रेट्स, एक दूसरे में इजीली, क्योंकि यूजुअली आप देखोगे मटर का दाना या तो हरा होता है या पीला होता है, इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो चीजों में, तो इजी टू स्टडी भी था। अब बेसिस ऑन दिस इन्होंने इसके कुछ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स दिए, ठीक है, इन्होंने कुछ डोमिनेंट एंड कुछ रिसेसिव ट्रेट्स दिए जो आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करें सीड शेप की, तो सीड शेप बेटा डोमिनेंट, आप मैक्सिमम आप मटर के दाने आपको राउंड दिखेंगे, कुछ कुछ ऐसे रिंकल्ड से दिखते हैं, ऐसे खराब से, दिस इज रिंकल्ड, रिसेसिव ट्रेट। भाई डोमिनेंटली ज्यादातर जो मटर जब पक जाता है बेटा उसका दाना पीले रंग का ही होता है, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट इज ग्रीन। मटर का बेटा पॉड माने छिलका, तो छिलका होता है इन्फ्लेटेड होता है, अगर रिसेसिव ट्रेट है ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड सा शेप होगा। पॉड कलर बेटा नॉर्मली मटर का छिलका हरे रंग का होता है, रिसेसिव ट्रेट है येलो कलर का। फ्लावर कलर बेटा मटर के जो पौधे का होता है यूजुअली पर्पल होता है या वायलेट कह सकते हो आप इसको, रिसेसिव होता है व्हाइट। फ्लावर पोजीशन बेटा एक्सियल मतलब ऐसे साइड में उग रहे हैं, एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट फूलों के उगने की। टर्मिनल पोजीशन मतलब एंड्स पे उग रहा है, इज अ रिसेसिव पोजीशन ऑफ अ फ्लावर। स्टेम लेंथ बेटा टॉल इज अ डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्ट इज अ रिसेसिव ट्रेट। अब इसी के बेसिस पे हम क्रॉसेस पढ़ेंगे बेटा, ये चार्ट तो ऐसा है कि आप लोगों को दिल जुबानी याद होना चाहिए, मतलब अगर ये आपको याद नहीं, आई एम सॉरी टू से बेटा क्रॉसेस कैसे बनाओगे। तो आइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। तो भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इट इज अ क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम। या तो आप स्टेम हाइट पढ़ लो, या आप पॉड कलर पढ़ लो,
या आप सीड शेप पढ़ लो, पर आप इन सब में से कोई एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम पढ़ोगे, विच इज अ मोनो। मोनो माने वन, सिंगल। आप एक ही कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, या तो भाई पौधे की हाइट के बारे में पढ़ लो, या उसके कलर के बारे में पढ़ लो, या उसके फूल के बारे में पढ़ लो, पर एक ही चीज पढ़ोगे भाई। इट इज अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल। होमोजाइगस माने भाई मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी मैं टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराऊंगी, पर होंगे दोनों होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम सेम, ठीक है। मेंडल इन हिज फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस्ड प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी। इम्प्योर क्या होगा? दिस इज इम्प्योर। कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज इम्प्योर। अगर मैं प्रॉपर प्योर बोलूं तो दिस इज प्योर। प्योर माने होमोजाइगस विद प्योर डॉर्फ, दिस इज ऑल्सो प्योर। प्योर डॉर्फ है, ये प्रॉपर गुटका है, ये प्रॉपर लंबू है, ये प्रॉपर छोटू है, ये बेटा इम्प्योर है, ठीक है। तो इन्होंने भाई जो अपना पहला क्रॉस बनाया था प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच में बनाया था। आइए देखते हैं अब तुम्हें रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ये बेटा अधिकतर बच्चे आके ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि मैम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के मार्क्स कैसे मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, हम इसे लिखें कैसे। जैसे यहां लिखा हुआ है डॉट ऐसे ही लिख के आना। अब तुम देखो भाई, सबसे पहले तुम लिखोगे पेरेंट्स कि भाई मेल पेरेंट मान लो कैपिटल टी है, फीमेल जो है डॉर्फ ली है स्मॉल टी। दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। अब भाई बच्चा बनाने के लिए, गैमीट बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट्स आ गए। अब हम पहली F1 प्रोजेनी इज अ फीलियल जनरेशन, सबसे पहली प्रोजेनी हमने इनको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अगर अब आप इसको देखो, ये पौधा बेटा टॉल है कि डॉर्फ है? मैम ये टॉल है, बट ये इम्प्योर है, मतलब हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस माने इट इज अ इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल है। फिर बेटा हम अब इनका क्रॉस, अब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग माने सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब भाई मैं इस ऐसे ही दो पौधों के बीच में ब्रीडिंग कराऊंगी, उनकी क्रॉसिंग कराऊंगी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस बनवाऊंगी। तो ये बेटा सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन। अब कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अब आप बेटा एक पुनिट स्क्वायर बनाएंगे। पुनिट स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पुनिट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रॉसेस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे बॉक्स में किया ताकि लोग इजीली इसे बना पाए। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने यहां पे लिखे फीमेल कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां लिखा मेल। अब कैपिटल टी इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी इज ऑल्सो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, स्मॉल टी इज डॉर्फ। अब भाई अब तुमसे पूछ लें भाई बताओ इन चारों में से कितने लोग लंबे हैं? भाई 3 लोग लंबे हैं मैम, 3 people आर टॉल। कितने लोग चारों में से छोटे हैं? मैम एक ही छोटा है, दिस इज अ डॉर्फ। मैम ये एक ही छोटा दे रखा है इसमें, यस बिल्कुल सही बात है, एक ही छोटा दे रखा है, करेक्ट। फिर भाई आप अब इसका जीनोटाइप, फिनोटाइप मैंने क्या बताया था बेटा? जो आप देख सकते हो, फिजिकल ट्रेट। आप पौधे को देख के पहचान सकते हो ये लंबा है कि ये छोटा पौधा है। भाई दिख रहा है ये पौधा लंबा है, ये छोटा है, पर अब मुझे जानना है इसके जीन्स कैसे हैं, ये प्योर टॉल है इम्प्योर टॉल है, तो ये होगा जीनोटाइप। अब आप यहां देखिए कितने कैपिटल टी हैं, कैपिटल टी भाई एक ही है, तो होमोजाइगस या प्योर टॉल तो एक ही है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब मैं पूछूं कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? मैम ये 2 हैं, सही बात है, 2 लिख देते हैं। अब स्मॉल टी कितने हैं बेटा? ये एक ही है, यहां पे 1 लिख दिया। तो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। और बेटा ये रेशियो कांस्टेंट रहता है हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो होमोजाइगस के बीच में हो रहा है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी एक कैरेक्टर का कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लो। होमवर्क करना, ये बेटा प्योर टॉल और डॉर्फ के बीच में था, आप लोग प्योर राउंड और प्योर रिंकल्ड के बीच में क्रॉस बनाओ। अब तुम लोग होमवर्क में कोशिश करना इन दोनों के बीच का एक क्रॉस बनाओ, सेम क्रॉस बनेगा, सेम मेथड, सेम रेशियो, एवरीथिंग सेम।
और बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी गलती करके आओगे इट विल बी योर फॉल्ट। ठीक है, रेशियो एकदम हमेशा ऐसे ही लिखना है कि टॉल कितने थे, 3 थे भाई, डॉर्फ कितने थे, 1 थे, जीनोटाइप में टी कितने थे, 1 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे, 2 थे, स्मॉल टी थे 1। बेटा सेम अगर ये क्रॉस तुम वापस इसी के लिए करोगे ऐसा ही रेशियो आएगा। तो प्रेजेंटेशन बेटा ऐसी ही होनी चाहिए। अब मैम पॉलिनेशन कैसे कराते थे ये लोग, तो भाई ये पॉलिनेशन कैसे कराते थे, ये जैसे इन्होंने एक ब्रश लिया, इधर से इन्होंने पोलन इस ब्रश में लिए, इधर जाके ये झाड़ दिए, इस तरीके से बेटा वो पॉलिनेशन कराते थे दो पौधों के बीच में। अब आप देखेंगे ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इन्होंने जब बेटा प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को लिया तो F1 जनरेशन में इन्होंने देखा भाई चारों ही लंबे आए, इनकी मां तो छोटी हाइट की थी पर चारों बच्चे लंबे कैसे आ गए। तो इस चीज को समझने के लिए इन्होंने इन दोनों को ले लिया और बोला भाई इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करा दो। इन्होंने ये दोनों लंबों को लिया और इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो एक डॉर्फ आया विच इज योर F2 जनरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट विद द प्योर ब्रीड डॉर्फ, मतलब यही वाला सेम क्रॉस है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इफ वी नो सेल्फ क्रॉस कराओगे, सेम क्वेश्चन, व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। भाई F1 जनरेशन में सब टॉल आते हैं, राइट। स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू डॉर्फ प्लांट्स इन F1, दैट इज 3:1। टॉल थे 3, डॉर्फ थे 1। अभी हमने क्रॉस किया है। नेक्स्ट, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1। भाई F1 में सब टॉल थे, तो F1 में कौन नहीं था, भाई डॉर्फ नहीं था। क्लियर। फिर बेटा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन बोल रहा है भाई अ ब्लू कलर फ्लावर, कैपिटल बी कैपिटल डी डोमिनेंट है, इस क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर जिसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। अब पूछा है स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर जो F1 में आएगा। भाई F1 में डोमिनेंट ही दिखता है हमेशा, तो ब्लू ही दिखेगा क्योंकि F1 जनरेशन बेटा इसकी कैपिटल बी स्मॉल बी आएगी। क्रॉस बना के देख लो। What must be the percentage of white flowers in F2 generation if flowers of F1 are cross pollinated? White flowers कितने होंगे? तो भाई आपको पता है कि 4 में से सिर्फ एक ही white आएगा। जब आप बेटा इसका क्रॉस बनाओगे, जब आप इसका क्रॉस बनाओगे तो सिर्फ एक ही स्मॉल बी आएगा, मतलब एक ही white आएगा, 1/4, मतलब सिर्फ 25% ही व्हाइट होंगे। नेक्स्ट, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप, 1:2:1। बट पूछा है भाई रेशियो बताना है बी और बी का, विच इज 1:2, क्योंकि रेशियो होगा बेटा, ठीक है, 1:2:1। बट इन्होंने सिर्फ इसी का रेशियो पूछा है, तो आपको सिर्फ इन दोनों का रेशियो लिखना है 1:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने बोला है ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट है जीजी इज क्रॉस्ड विद अ ब्राउन स्टेम प्लांट स्मॉल जी। अब भाई बताओ कलर ऑफ द स्टेम क्या आएगा। पहला कलर बेटा क्या आएगा, सीधी बात है ग्रीन स्टेम आएगी पहली, क्योंकि भाई डोमिनेंट कलर था। फिर पूछा है परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स कितने होंगे इन F2। भाई कितने होंगे, 25%, आपको पता है ब्राउन तो रिसेसिव है, कम ही आएगा। रेशियो ऑफ जी एंड जी इन F2 1:2 आएगा रेशियो। ये चीजें बेटा आपको क्रॉस बनाने हैं। ठीक है, फिर बेटा क्वेश्चन पूछा गया है द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग हाइट वर। F1 जनरेशन में बेटा आपने जब इसकी F1 जनरेशन बनाई थी तो सारे पौधे 100% पौधे टॉल थे, तो भाई सारे के सारे टॉल ही थे F1 में। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्रॉस पे। मैंने आपको बेटा हर पॉसिबल क्वेश्चंस भी कराती जा रही हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स इज स्टडीड। अभी मोनो हाइब्रिड में हम एक ही चीज पढ़ रहे थे, या तो हाइट या तो कलर, एक ही चीज, पर यहां आप 2 चीज पढ़ोगे। भाई मान लो मैंने ले ली यहां पे हाइट और सीड शेप,
तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ भाई टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर, और यहां ले रही हूं राउंड एंड रिंकल्ड। तो जब बेटा आप दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, आप यहां दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हो, हाइट और सीड शेप, आपने दो कैरेक्टर्स की स्टडी करी, दिस इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड। अब अगर मैं इसका क्रॉस बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी टॉल टॉल एंड राउंड, डॉर्फ डॉर्फ एंड रिंकल्ड का क्रॉस। ये बेटा पूरे अपन ने ऐसे लिए सारे डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव का क्रॉस। अब मैम इसकी F1 जनरेशन क्या आएगी? भाई इससे गैमीट बनेगा ये, इससे गैमीट बनेगा ये, राइट? गैमीट्स तो यही बनेंगे इनसे, विच मीन्स ये ऐसा बनेगा बच्चा। बच्चा कैसा होगा? F1 जनरेशन कैसी होगी? टॉल राउंड। F1 जनरेशन में बेटा हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है। यहां डोमिनेंट कौन था? टॉल एंड राउंड। तो जो F1 जनरेशन का बच्चा है वो टॉल एंड राउंड आएगा। अब F2 में क्रॉस कैसे करेंगे? अब F2 में बेटा आप लोग क्रॉस करने वाले हो, यहां पे मैं आपको भी एक बार F2 दिखाती हूं इसका। अब F2 में आपको इसके और इसके बीच में क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले बेटा पेयर बनाएंगे। भाई ये इंडिपेंडेंटली हम टी को छोड़ देते हैं, इंडिपेंडेंटली भाई तेरा जिससे मन है तो उसके साथ पेयर कर। टी का मन हुआ कैपिटल आर के साथ पेयर करूंगा, टी का मन हुआ स्मॉल आर के साथ पेयर करूंगा, स्मॉल टी का मन हुआ भाई कैपिटल आर के साथ पेयर करूंगा, स्मॉल टी का मन हुआ स्मॉल आर के साथ पेयर करूंगा। ये बेटा इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पेयर करते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ होता है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस को सपोर्ट करता है। ये अपने इंडिपेंडेंटली बेटा जाकर पेयर्स बनाते हैं। अब जो आपका क्रॉस बनता है उसमें बेटा आप इन्हीं को यहां पे लिखते हैं, ठीक है? इन्हीं चीजों को आप यहां पे लिखते हैं और इनका ही क्रॉस बनाते हैं। अब इन्हीं चीजों का जो है बेटा क्रॉस बनता है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर भरते जाते हो, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि भाई हमने यहाँ पे एक पेरेंट लिया है, ठीक है? हमने यहाँ पे सीड कलर एंड सीड शेप लिया है। तो सीड कलर बेटा डोमिनेंट होता है येलो और रिसेसिव होता है ग्रीन, और सीड शेप डोमिनेंट होता है राउंड और रिसेसिव होता है रिंकल्ड। तो हमने इधर बेटा इस वाले क्रॉस में दो कैरेक्टर्स क्या लिए? सीड कलर एंड सीड शेप। तो भाई येलो एंड राउंड, येलो राउंड का क्रॉस कराया है ग्रीन एंड रिंकल्ड से। तो पहला बच्चा बेटा कैसा होगा? डोमिनेंट दिखेगा। पहला बच्चा कैसा होगा? पहला बच्चा होगा येलो एंड राउंड, एकदम अपने डोमिनेंट पेरेंट जैसा दिखेगा F1 में। F2 में बेटा आपने इसके गैमीट्स बनाए, आप 4 बनाओगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। सीधी सी बात है, ये 4 हैं तो ये बेटा y r के साथ बनाएगा, y स्मॉल r के साथ बनाएगा, स्मॉल y कैपिटल R के साथ बनाएगा, स्मॉल y और स्मॉल r। अब इन चारों को बेटा यहां और यहां लिखोगे एंड क्रॉस करोगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा आपका फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। ये बेटा आपका फिनोटिपिक रेशियो है, यह आपका फिनोटिपिक रेशियो है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जिसमें बेटा आपके 9 आए हैं येलो राउंड, 3 आए हैं ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन रिंकल्ड। अब नॉर्मली तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करो सीड शेप और सीड कलर के बीच में और F2 जनरेशन में बताओ कितने ग्रीन और रिंकल्ड आए? 1/16। कितने भाई येलो राउंड आए? 9 आए बाय 16। कितने भाई ग्रीन और राउंड आए? 3/16। तो बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉस का प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है हमको। सेम एग्जामिनर बेटा इन्हीं चीजों पे नंबर देता है। एग्जामिनर देखता है पेरेंट,
गैमीट F1 और फिर F2 का पुनेट स्क्वायर का क्रॉस प्लस रेशियो मेंशन करना जरूरी है, रेशियो मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ना, ये आप मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है कि मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू कीप एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन जनरेशन। उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है, पी प्लांट के ऊपर। व्हाट डू द F1 प्रोजेनी, अब इन्होंने क्रॉस किसके बीच में किया है भाई, ये इन्होंने मेंडल ने क्रॉस किया। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन है कि F1 जनरेशन में what does tall with round seeds and short plants with wrinkled seeds look like? भाई F1 में सारे tall and round होंगे। Name the recessive trait in above case. Recessive trait है dwarf and wrinkled. Mention the type of new combination seen in F2. F2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन नजर आए, तो बेटा अगर आप ये रेशियो देखेंगे तो आपको F2 में नए कॉम्बिनेशन नजर आए। दैट इज टॉल के साथ क्या नजर आया, रिंकल्ड। राउंड के साथ क्या नजर आया, ड्वार्फ। आपको अलग अलग नजर आए बेटा कॉम्बिनेशंस, तो आप यहां मेंशन करेंगे क्या नए कॉम्बिनेशंस आए। चलिए अब मूव करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाते हैं दो लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन में बेटा अगर तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, तो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, पहली चीज पूछी जाती है डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड ड्रॉ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर सीड शेप। तो आपको बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना आना चाहिए, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया तो वो बताना आना चाहिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस बेटा जिसपे कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए एक बार इन तीनों लॉज को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई सबसे पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ टू एलील्स, अगर भाई दो एलील हेट्रोजाइगस है, द एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इज डोमिनेंट while the other is called as recessive। भाई सीधी सी बात है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो पौधा क्या होगा, टॉल ही होगा। क्योंकि बेटा आप खुद सोचो, अगर सामने कैपिटल टी है और इधर स्मॉल टी है, तो दोनों में से एक्सप्रेस कौन होगा, जो डोमिनेंट है। इन दोनों का बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो ये टॉल ही होगा, क्योंकि बेटा डोमिनेंट के आगे, बड़े डोगेश भाई के आगे छोटे डोगेश भाई की कोई लेवल निकल गए भाई, ठीक है। डोमिनेंट ही शो होगा अगर हेट्रोजाइगस है तो, ठीक है। तो ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि मान लो भाई दो एलील्स अगर हेट्रोजाइगस हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों में से कौन सा कैरेक्टर शो होगा, टॉल ही शो होगा, डोमिनेंट ही शो होगा। क्यों, क्योंकि भाई डोमिनेंट के आगे रिसेसिव के लेवल निकल जाते हैं। भाई अगर मैं बोलूं ये है तो सीड राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा, भाई राउंड ही होगा। क्यों, क्योंकि आर इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर की ही जीत होती है हेट्रोजाइगस में। ये चीज को समझाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन आता है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये भी बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाता है, इसको हम पढ़ते हैं एक बार। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, copy of genes or alleles are divided or segregated such that each gamete receive only one allele। अब इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें समझाती हूं। यहां तुम देखो, तुम्हें यहां पे दिखाती हूं मैं। मान लो ये है फीमेल, फीमेल माने ये है मदर। मदर के पास बेटा 46 क्रोमोसोम्स हैं, पर मदर के अंडे में, एग में सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही आते हैं। यहां पेयर में से बेटा मदर का एक ही ट्रांसफर होगा गैमीट के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं फादर की या मेल की, इसके पास भी बेटा 46 क्रोमोसोम है, पेयर में है, पर भाई स्पर्म के अंदर सिर्फ 23 ही जाएंगे, मतलब एक ही जाएगा।
हाँ बस थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो बेटी इसमें कितने जाएंगे, एक ही जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है भाई, जो मदर के पास दो पेयर है भाई, एक ही पेयर गैमीट में आएगा। यहां बेटा फादर के पास अगर पेयर है तो बच्चे में भी एक ही, ये गैमीट के अंदर एक ही पेयर आएगा। अब जो बच्चा बनेगा उसके पास बेटा मदर से एक, फादर से एक आया है, तो बच्चे के अंदर बेटा दो पेयर हो जाएंगे, राइट। बट गैमीट में एक एक ही आया। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि भाई मदर के पास भी दो पेयर, मतलब मदर के पास भी पेयर था, फादर के पास भी पेयर था, पर गैमीट के अंदर एक ही आता है, ठीक है। तो ये यही समझाना चाह रहा है बेटा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बन रहे जैसे एग और स्पर्म बने, कॉपी ऑफ जीन्स और एलील आर डिवाइडेड और सेग्रीगेटेड सच दैट ईच गैमीट, हर गैमीट के पास सिर्फ वन एलील आएगा। पेयर में से एक ही आता है गैमीट के पास सिर्फ, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये चीज मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस में बताई थी। एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट, मान लो ये कंडीशन है, ये बोल रहे हैं एलील भाई डिफरेंट जीन्स के हैं, ठीक है, गेट असॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, विच मींस इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर मतलब भाई अगर इनका मन है, जैसे मैं आपको बताती हूं, यहां पर आप देखो भाई इनका इंडिपेंडेंटली अपना पेयर बनाएंगे। इसका मन है कैपिटल टी आर के साथ, कैपिटल टी का मन है स्मॉल आर के साथ पेयर, स्मॉल टी का मन है कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी का मन है स्मॉल आर के साथ। इंडिपेंडेंटली पेयर करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली पेयर करते हैं, जैसे बेटा होता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सीड शेप एंड सीड कलर का क्रॉस है, यहाँ बेटा सारे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किए हैं, independently of each other. This is what law of independent assortment tells us, that alleles or two more different genes gets assorted into gametes independently of one another. अब आता है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे पता चलेगा कि कोई है बच्चा जो है मेल है कि फीमेल है, ठीक है। हमें कैसे पता मेल है कि फीमेल है भाई, क्योंकि हमें पता है मैम मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास XX होता है। बट इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे भाई, आप प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाती हूं। बिफोर दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। भाई कुछ स्पीशीज हैं जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ये फीमेल बच्चे पैदा करते हैं। लिजर्ड्स बेटा हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर में मेल बच्चा पैदा करती हैं। तो भाई इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे भी कुछ एनिमल्स कौन सा मेल या फीमेल पैदा करेंगे वो डिपेंड करता है। स्नेल्स बेटा अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं कई बार, जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इन ह्यूमन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। भाई मदर और फादर से XX आया है या XY आया है, वो डिफाइन करेगा कि बच्चा मेल होगा कि बच्चा फीमेल होगी। पर इस चीज को मैम हम प्रूफ कैसे करेंगे अभी बताती हूं। बिफोर दैट आपको ऑटोजोम्स और एलोजोम्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। बेटा ऑटोजोम्स होते हैं आपकी बॉडी के वो क्रोमोजोम्स, ठीक है। दीज आर द क्रोमोजोम्स विच डू नॉट कंटेन सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब ये आपके बॉडी के नॉर्मल क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के ग्रोथ के बाकी चीजों के क्रोमोसोम्स हैं, राइट। ये आपकी बॉडी में बेटा ये हर मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। इन ह्यूमन बेटा टोटल 22 पेयर ऑफ नॉर्मल जो ऑटोजोम्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम बेटा मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, मेल में XY, फीमेल में XX। ये बेटा हर ह्यूमन में एक पेयर होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो टोटल वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, विच मीन्स वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से बेटा 22 होते हैं ऑटोजोम्स, मतलब हमारी बॉडी के नॉर्मल क्रोमोसोम्स। ये नॉर्मल हमारी बॉडी के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोजोम्स हैं। बट इनमें से एक पेयर ऐसा है विच इज एलोजोम्स,
या आप इन्हें कह सकते हो सेक्स क्रोमोसोम। या तो अगर मेल है तो फीमेल है तो XX, मेल है तो XY, विच मीन्स मेल होगा तो 222 प्लस XY, फीमेल होगी तो 22 प्लस XX। ऐसा ही हमें बेटा नजर आता है। क्लियर? तो फर्क किसका होता है बेटा? एलोसोम्स का, बाकी सब कुछ सेम होता है। चलिए, अब भाई सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे अपनी कॉपीज में बोर्ड की? तुम लिखोगे भाई कि सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है तो आपको पहले समझाना पड़ेगा कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें 22 तो ऑटोसोम्स हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। XY से बेटा क्या होता है? XY से बनता है मेल, मेल के पास है X एंड Y, फीमेल के पास होता है सिर्फ X क्रोमोसोम। अब सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड करता है बेटा कि स्पर्म के पास X है कि Y है। ठीक है, क्योंकि बेटा फादर ऑफ द चाइल्ड डिसाइड्स द जेंडर। अगर बेटा बच्चे में XX आया तो लड़की पैदा होगी, बच्चे में XY आया तो बेटा लड़का पैदा होगा। ये आपकी थ्योरी में आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, साथ में बेटा आपको ये क्रॉस करके दिखाना, एकदम एग्जैक्ट सेम क्रॉस आपको दिखाना है। भाई फादर के पास X से Y होता है, मदर के पास XX। अगर भाई फादर का X आया मदर से, क्योंकि मदर के पास तो है ही X, तो मदर तो बेटा सिर्फ X ही दे सकती है। अगर फादर से Y आता है तो ही बेटा बच्चा मेल पैदा होता है। लोग बेटा फीमेल्स को इल्जाम लगाते हैं कि इसने हमारे बच्चे का, हमारा लड़का पैदा नहीं हुआ, हमारा तो छोरी पैदा हो गई है। तो भाई ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेल, दैट इज द फादर ऑफ द चाइल्ड पे डिपेंड करता है बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल बेचारी के पास तो XX ही है, मेल के पास XY है। ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में पूछा क्या है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इन जेनेटिकली डिटरमाइंड ह्यूमन बीइंग। तो भाई इन्होंने पहले यहाँ पे थ्योरी लिखी है और इसी तरह बेटा आपको ये चार्ट बना के बताना है। चलिए भाई, खत्म होता है हमारा। अब आपको क्या करना है? आपको करनी है बेटा नोट्स की रीडिंग, साथ में बेटा NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT को सॉल्व करना है, उसकी रीडिंग लगानी है। NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सब कुछ एक बार करके देखना है। अ लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीबडी, अ लॉट ऑफ लव टू एवरीबडी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा बेटा। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओ, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। मैंने आपको आइडिया दिखाया है कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर कैसे लिखा जाता है। अब मेजर काम आपका है, पढ़ना बेटा आपको ही पड़ेगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो बेटा कौन पढ़ेगा, इसलिए पढ़िए अच्छे से। बोर्ड एग्जाम सर पे हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मचा के आना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।